नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आज खबरें अब तक में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए मायावती के बनाए 2027 के प्लान की, राहुल गांधी की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली राजनीतिक भविष्यवाणी की और असम विधानसभा में पेश हुए यूसीसी बिल 2026 की, और आखिर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले की। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। नीट पेपर लीक केस, राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीषा को 6 दिन की सीबीआई की कस्टडी में भेजा। यूएस विदेश मंत्री मार्क रूबियो जयपुर पहुंचे, आमेर किला सिटी पैलेस का किया दौरा। हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कोई टोल नहीं लेंगे, बोले ईरानी विदेश मंत्रालय प्रवक्ता। नवीन पटनायक को झटका, करीबी सांसद देबाशीष सामंतराय ने पार्टी छोड़ी। प्रतीक यादव आज हुई 13वीं, कार्ड में अपर्णा अखिलेश समेत दिखे कई नाम। आईटीबीपी जवान की मां का हाथ कटा, अब कानपुर के अस्पताल पर एक्शन। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सिद्धारमैया के दिल्ली दौरे पर चुप्पी साधी, पीएम को घेरा। असम सरकार ने विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश किया, विपक्ष का विरोध। सोने के भाव में भारी उछाल, चांदी भी हुई महंगी, 1,59,400 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ गोल्ड। शेयर मार्केट में बम्पर तेजी, सेंसेक्स में 1073 अंक की उछाल, निफ्टी 312 अंक पर हुआ बंद। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। लखनऊ के पॉश इलाके मॉल एवेन्यू से उठी सियासी चिंगारी ने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की 4 बार की मुख्यमंत्री रही आयरन लेडी मायावती ने साल 2027 के विधानसभा चुनाव का ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। जी हां, रविवार को लखनऊ स्थित बसपा मुख्यालय में करीब 2 घंटे तक चली एक हाई वोल्टेज मैराथन बैठक में मायावती ने वो हुंकार भरी जिसकी गूंज सीधे सपा और भाजपा के खेमों तक जा पहुंची है। वही नारा बुलंद हो चुका है कि हाथी पर बटन दबाना है, 5वीं बार सत्ता में आना है। ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि यूपी की सत्ता पर दोबारा काबिज होने के लिए बसपा का वो ब्रह्मास्त्र है जिसके दम पर मायावती 2007 के इतिहास को 2027 में दोहराने की कसम खा चुकी हैं। इस महाबैठक में उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए जिलाध्यक्ष, मंडल कोऑर्डिनेटर, महानगर अध्यक्ष और जिला प्रभारियों को जीत का वो गुरु मंत्र मिला है जो आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदलने वाला है। आपको बता दें, इस ऐतिहासिक बैठक के दौरान लखनऊ के दफ्तर में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने पूरी मीडिया और राजनीतिक पंडितों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मंच पर जैसे ही बैठक की शुरुआत हुई, मायावती के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने आगे बढ़कर अपनी बुआ यानी मायावती के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। जाहिर है, मार्च 2025 में मायावती ने आकाश आनंद को अचानक उत्तराधिकारी के पद से हटाकर सबको चौंका दिया था, लेकिन अब उनकी धमाकेदार वापसी हो चुकी है। हालांकि मायावती ने अभी तक ये पूरी तरह साफ नहीं किया है कि वह आकाश के भविष्य को लेकर क्या बड़ा फैसला करने वाली है, लेकिन बैठक में उनकी मौजूदगी और सम्मान ने यह साफ कर दिया है कि 2027 की जंग में आकाश आनंद बसपा का एक बड़ा चेहरा होने जा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में कहा जाता है कि बिना दलितों के लखनऊ का सिंहासन नहीं मिल सकता। यूपी की कुल आबादी में दलित समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 21% है, जो पूरे देश में किसी भी राज्य के मुकाबले सबसे ज्यादा है। पिछले कुछ चुनावों में बसपा का प्रदर्शन भले ही कमजोर रहा हो और 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने गैर जाटव दलितों के वोट बैंक में सेंधमारी की हो, लेकिन मायावती अब अपना खोया हुआ किला वापस पाने के लिए जी जान से जुट गई हैं। इस बैठक में मायावती का ब्राह्मण प्रेम भी जमकर छलका। उन्होंने याद दिलाया कि बसपा सरकार के दौरान ही ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा सम्मान मिला। पार्टी ने अतीत में ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा टिकट दिए थे। सर्व समाज को सम्मान और भागीदारी देने का काम केवल बसपा ने ही किया है।
वहीं लोगों का कहना है कि अगर मायावती अपनी इस सोशल इंजीनियरिंग के पुराने फॉर्मूले को दोबारा जिंदा करने में कामयाब रही तो इसका सीधा और सबसे बड़ा नुकसान अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को होगा। सपा इस वक्त यादव, मुस्लिम और दलित पिछड़ों के दम पर कूद रही है, लेकिन अगर दलित मतदाता वापस हाथी पर सवार हो गए तो सपा का वोट बैंक भरभरा कर ढह जाएगा और कई सीटों पर हार जीत का गणित बदल जाएगा। इसके अलावा त्रिकोणीय मुकाबले का सीधा फायदा भाजपा को भी मिल सकता है। वहीं बसपा की बैठक की बात करें तो रविवार सुबह 11 बजे से शुरू हुई इस बैठक में जिलावार प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई। हालांकि मायावती ने रिपोर्ट पर संतोष जताया, लेकिन साफ कह दिया कि धुरंधर और जुगाड़ू विरोधियों की हर चाल को मात देने के लिए 2007 की तरह डटना होगा। मायावती ने कड़े निर्देश दिए कि संगठन को केवल शहरों तक नहीं बल्कि गांव-गांव, पोलिंग बूथ और सेक्टर स्तर तक मजबूत करना होगा। पार्टी को मजबूत करने के लिए जनाधार बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक सहयोग पर भी विशेष फोकस रहेगा। आगामी चुनाव के लिए केवल मजबूत, टिकाऊ और जन उपयोगी उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाएगा। आपको बता दें, जो पदाधिकारी इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं हुए वे सीधे मायावती के रडार पर हैं। सूत्रों के मुताबिक काम न करने वाले और बैठक से गायब रहने वाले नेताओं पर बसपा बहुत जल्द बड़ी कार्यवाही कर सकती है। देखा जाए तो लखनऊ की इस मैराथन बैठक के बाद बसपा के कार्यकर्ताओं में नया खून दौड़ गया है। पदाधिकारियों ने साफ कर दिया है कि अब वे घर बैठने वाले नहीं हैं, बल्कि गांव-गांव जाकर लोगों को ये समझाएंगे कि उनका वोट ही उनका सबसे बड़ा अधिकार और हथियार है। मायावती ने साफ संदेश दे दिया है कि अपने वोट की सुरक्षा अपनी इज्जत, आबरू, जान माल और मजहब की तरह करनी होगी। 2027 का महासंग्राम भले ही अभी दूर दिखाई दे रहा हो, लेकिन मायावती ने हाथी की चाल तेज करके ये साफ कर दिया है कि वो उत्तर प्रदेश के दंगल को एक तरफा नहीं होने देंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मायावती का ये मिशन 2027 अखिलेश यादव के समीकरणों को बिगाड़ पाएगा और क्या आयरन लेडी 5वीं बार यूपी के सिंहासन पर बैठकर नया इतिहास रच पाएंगी। सियासत की इस बिसात पर मोहरे सज चुके हैं और बसपा की इस हुंकार ने साफ कर दिया है कि यूपी का अगला चुनाव बेहद रोमांचक होने वाला है। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। नई दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक ऐसा राजनीतिक बम फोड़ा है जिसकी धमक सीधे प्रधानमंत्री आवास तक सुनाई दी है। राहुल गांधी ने बंद कमरे में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के सामने वो दावा कर दिया जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। जी हां, राहुल ने दो टूक कहा कि अगले 1 साल के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। 1 साल बाद नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। राहुल गांधी के इस बयान के बाहर आते ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी तोपें विपक्ष की तरफ खोल दी हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मोर्चा संभालते हुए राहुल गांधी पर सीधा और बेहद गंभीर हमला बोला है। उन्होंने इसे कोई साधारण बयान नहीं बल्कि भारत को अस्थिर करने और देश में अराजकता व हिंसा फैलाने की एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश करार दिया है। दरअसल कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी द्वारा आयोजित करीब 2 घंटे से ज्यादा चली इस मैराथन बैठक में राहुल गांधी पूरे आक्रामक मूड में नजर आए। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल ने पीएम मोदी की विदाई के पीछे ज्योतिषीय नहीं बल्कि कड़े आर्थिक और सामाजिक कारण गिनाए, जैसे वैश्विक स्तर पर बदलते आर्थिक हालात भारत की सत्ता को हिलाकर रख देंगे। देश के भीतर लगातार बढ़ रहा आर्थिक असंतोष और जनता में पनप रहा गुस्सा मोदी सरकार के पतन का सबसे बड़ा कारण बनेगा। राहुल गांधी का मानना है कि परिस्थितियां जिस तेजी से बदल रही हैं उसका सीधा और करारा असर भारत की राजनीति पर पड़ेगा और जनता खुद इस सरकार को खाड़ फेंकेगी। वहीं इस बैठक के दौरान एक बेहद दिलचस्प और तीखी बहस भी देखने को मिली। बैठक में मौजूद कुछ नेताओं ने राहुल गांधी को सलाह दी कि वे राजनीतिक नफा नुकसान को देखते हुए सार्वजनिक मंचों पर सीधे मुस्लिम शब्द बोलने की जगह अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल करें। लेकिन राहुल गांधी ने इस सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखते हुए कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिस भी वर्ग के साथ अन्याय हो रहा हो, कांग्रेस को उसके साथ खुलकर खड़ा होना चाहिए।
चाहे वह हिंदू हो, दलित हो, सवर्ण हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या बौद्ध जैन। कांग्रेस का काम हर नागरिक के अधिकारों की आवाज बुलंद करना है। वहीं बैठक में उत्तर प्रदेश के कद्दावर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने भी पार्टी की रणनीति बदलने पर जोर दिया। मसूद ने साफ कहा कि पार्टी को अब ये विमर्श हर हाल में बदलना होगा कि मुस्लिम समाज केवल और केवल बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। उन्होंने सुझाव दिया कि कांग्रेस को मुस्लिम समाज के बीच जाकर ये संदेश देना चाहिए कि पार्टी ने उनके विकास और हक के लिए ऐतिहासिक काम किए हैं। समर्थन काम के आधार पर मांगा जाना चाहिए ताकि बीजेपी को बहुसंख्यक ध्रुवीकरण की राजनीति करने का मौका ही ना मिले। इसके साथ ही कुछ नेताओं ने राहुल गांधी से ये शिकायत भी की कि अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर केवल वही मुखर रहते हैं, जबकि पार्टी के बाकी बड़े नेता इन संवेदनशील मुद्दों पर बोलने से कतराते हैं। नेताओं ने मांग की कि बाकी नेताओं को भी राहुल गांधी की तरह ही निडर होकर बोलना चाहिए। वहीं इस बैठक की सबसे खास बात ये रही कि इसे केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं रखा गया था, बल्कि देश के सभी प्रमुख अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए बड़े चेहरों को बुलाया गया था, जिसमें सिख समुदाय से गुरदीप सप्पल मौजूद रहे। ईसाई समुदाय का प्रतिनिधित्व हिबी ने किया। बौद्ध समुदाय की तरफ से राजेंद्र पाल गौतम शामिल हुए। जैन समुदाय से दिग्गज वकील और नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने हिस्सा लिया। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पर आकर ऐसा पलटवार किया जिसने विवाद को और भड़का दिया। गोयल ने राहुल गांधी पर राष्ट्रद्रोह जैसी मंशा रखने का आरोप लगाते हुए लिखा, राहुल गांधी का ये बयान देश के खिलाफ कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों और भारत को अस्थिर करने का सपना देख रहे टूल किट गैंग की एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। जब राहुल गांधी एंड कंपनी ने देख लिया कि वे पीएम मोदी को देश की जनता के दिलों से नहीं हटा सकते और सीधी लोकतांत्रिक लड़ाई में भाजपा को हरा नहीं सकते, तो अब वे देश में हिंसा और अराजकता फैलाना चाहते हैं। पीयूष गोयल यही नहीं रुके। उन्होंने आगे गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी को भारत से इतनी नफरत है कि वे देश का कुछ भी अच्छा होता देख नहीं सकते। राष्ट्र को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेशी धरती पर जाकर भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी ताकतों से हस्तक्षेप की भीख मांगना, यही कांग्रेस की असली स्क्रिप्ट है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि देश की जनता समझदार है और इंडी गठबंधन की भारत में आग लगाने की ये साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। देखा जाए तो कांग्रेस की इस अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक ने यह साफ कर दिया है कि विपक्ष अब बैकफुट पर खेलने के मूड में बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी ने जहां सीधे पीएम मोदी की कुर्सी जाने की डेडलाइन तय करते हुए एक बहुत बड़ा जुआ खेला है, वहीं बीजेपी ने इसे देश के खिलाफ विदेशी ताकतों का षड्यंत्र बताकर राष्ट्रवाद के मुद्दे को फिर हवा दे दी है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी के पास वाकई देश के बदलते आर्थिक हालातों का कोई ऐसा इनपुट है जिसके दम पर उन्होंने इतनी बड़ी भविष्यवाणी कर दी, या फिर ये केवल कार्यकर्ताओं में जोश भरने और सुर्खियों में बने रहने का एक राजनीतिक स्टंट है। जवाब जो भी हो, लेकिन पीयूष गोयल और राहुल गांधी के बीच छड़ी इस नई जंग ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में देश की संसद से लेकर सड़क तक सत्ता और विपक्ष के बीच की ये लड़ाई और भी ज्यादा तीखी होने वाली है। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। असम से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा चरम पर पहुंच गया है। असम की हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने अपने सबसे बड़े और सबसे अहम चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। जी हां, आज सोमवार 25 मई को असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड असम 2026 बिल पेश कर दिया गया है। कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के बाद जैसे ही इस बिल को सदन के पटल पर रखा गया, वैसे ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए मशहूर सीएम हेमंत ने साफ कर दिया है कि असम में अब सामाजिक न्याय और समानता का नया दौर शुरू होने जा रहा है। वहीं इस बिल के आते ही असम अब उत्तराखंड और गुजरात के बाद तीसरा ऐसा बीजेपी शासित राज्य बन जाएगा जिसने देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने जब इस विधेयक को सदन के सामने पढ़ा तो ये साफ हो गया कि ये कानून असम की सामाजिक और राजनीतिक तस्वीर को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है।
देखिए। এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিধেয়কখন উত্থাপন কৰিব পাৰিব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হৈ আপোনাৰ অনুমতি সাপেক্ষে মই দ্য ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড আসাম বিল 2026 সদনত উত্থাপন কৰিলোঁ। आपको बता दें, असम का ये यूसीसी बिल बेहद सख्त और कई मायनों में ऐतिहासिक है। इस बिल में 2 ऐसी बड़ी बातें शामिल हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है। पहला, 1 से ज्यादा शादी पर पूरी तरह बैन। इस कानून के लागू होते ही असम में किसी भी शख्स को 1 से ज्यादा पत्नी रखने की इजाजत नहीं होगी। यानी अगर पहली पत्नी जिंदा है या उससे कानूनी तौर पर तलाक नहीं हुआ है तो कोई भी व्यक्ति दूसरी शादी करने का ख्वाब भी नहीं देख सकता। असम में बहु विवाह प्रथा पर अब तक का सबसे करारा प्रहार है। दूसरा, लिव इन रिलेशनशिप का होगा सरकारी हिसाब। असम में बिना शादी के एक साथ रहने वाले कपल्स को अपनी आजादी के साथ साथ कानून का भी पालन करना होगा। अब ऐसे रिश्तों में रहने के लिए सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने इस ऐतिहासिक बिल की बारीकियों को समझाते हुए साफ किया कि यह कानून किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि इंसानी अधिकारों के हक में है। शादी के लिए लड़कों की न्यूनतम उम्र 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल ही रहेगी। हालांकि शादी और रीति रिवाज लोगों के अपने पारंपरिक तौर तरीकों से ही संपन्न होंगे। वहीं महिलाओं के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन बेहद जरूरी कर दिया गया है ताकि उन्हें गुजारा भत्ता और अन्य कानूनी हक आसानी से मिल सके। वहीं लिव इन रिलेशनशिप के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के पीछे सरकार का तर्क है कि इससे ऐसे रिश्तों से पैदा होने वाले बच्चों को समाज में कानूनी पहचान मिलेगी और उनके अधिकारों का हनन नहीं हो पाएगा। ये बिल बरसों पुराने उत्तराधिकार के कानून और संपत्ति के बंटवारे से जुड़े नियमों को आधुनिक और पारदर्शी बनाएगा। वहीं अब सवाल है कि इस बिल में किससे छूट मिलेगी। तो आपको बता दें, हेमंत सरकार ने इस बिल में एक बहुत बड़ा और संवेदनशील प्रावधान रखा है। ये कानून असम की किसी भी अनुसूचित जनजाति के लोगों पर लागू नहीं होगा। उनकी पारंपरिक व्यवस्था वैसे ही बनी रहेगी। सीएम हेमंत ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है बल्कि असम में समानता सुनिश्चित करने का एक प्रैक्टिकल टूल है। संविधान का अनुच्छेद 44 राज्यों को यूसीसी बनाने का अधिकार देता है और हम इसी अधिकार के तहत हर नागरिक को कानूनी स्पष्टता और संरक्षण देने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने विधेयक को सदन में रखा, विपक्ष का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के साथ साथ रायजोर दल और तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने सदन में जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष की मांग है कि इस बिल को इतनी जल्दबाजी में पास न किया जाए बल्कि इस पर समाज के सभी पक्षकारों के साथ एक व्यापक चर्चा होनी चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी के तेवर पूरी तरह साफ है। भाजपा विधायक विश्वजीत डिमरी ने विपक्ष के विरोध को दरकिनार करते हुए आत्मविश्वास से कहा कि ये बिल इसी चालू सत्र में पेश भी किया जाएगा और भारी बहुमत से पारित भी होगा। इसके तुरंत बाद इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। जाहिर है मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने पहले ही यानी 13 मई को मीडिया के सामने ये ऐलान कर दिया था कि वे 25 मई को विधानसभा में यूसीसी बिल लाकर रहेंगे और उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिखाया। इस बिल के विधानसभा में आने के बाद असम की राजनीति का तापमान 7वें आसमान पर पहुंच गया है। जहां बीजेपी इसे सामाजिक सुधार, महिला सशक्तिकरण और तुष्टीकरण के खिलाफ एक बड़ा कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे ध्रुवीकरण का हथियार करार दे रहा है। ऐसे में अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि विपक्ष के भारी विरोध और हंगामे के बीच ये बिल सदन से कितनी जल्दी पास होता है। लेकिन एक बात तो शीशे की तरह साफ है कि हेमंत बिस्व शर्मा ने असम यूसीसी बिल 2026 के जरिए एक ऐसी राजनीतिक बिसात बिछा दी है जिसने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया है। और अब देखना होगा कि असम की जनता इस समानता के कानून पर अपनी मोहर लगाती है या फिर विपक्ष का ये विरोध असम की सड़कों पर कोई नया सियासी संग्राम खड़ा करता है। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। मध्य प्रदेश की 33 साल की मॉडल एक्टर ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद दखल देते हुए सोमवार को एक बेहद कड़ा और बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मध्य प्रदेश पुलिस के हाथ से केस छीनकर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को सौंपने का सख्त आदेश दिया है।
इस दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने राज्य की व्यवस्था और रसूखदारों पर कई ऐसे तीखे सवाल उठाए जिससे कोर्ट रूम का तापमान बढ़ गया। अदालत की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि सीबीआई आज ही इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच पूरी तरह अपने हाथ में ले लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए उम्मीद जताई है कि अब बिना किसी दबाव के पूरी तरह निष्पक्ष और त्वरित जांच सुनिश्चित की जाएगी। वहीं इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब अदालत के सामने आरोपी पक्ष की गिरिबाला सिंह, त्विषा की सास जो एक रिटायर्ड जज हैं, उनके रसूख और जांच में रोक टोक का कच्चा चिट्ठा खोला गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि गिरिबाला सिंह अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रही हैं और अब तक पुलिस पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुई हैं, जिस पर कोर्ट ने इस बात पर गहरा आश्चर्य और सवाल उठाया कि इतनी गंभीर धाराएं होने के बावजूद आरोपी को तुरंत जमानत कैसे मिल गई। जब जांच के लिए गिरिबाला से उनका मोबाइल फोन मांगा गया तो उन्होंने फोन देने में भी आनाकानी की और मुश्किलें खड़ी की। सॉलिसिटर जनरल और त्विषा के वकील ने बताया कि आरोपी सास खुद पुलिस के सामने नहीं जा रही है, लेकिन अलग अलग टीवी चैनलों पर बैठकर इंटरव्यू दे रही हैं। वे मीडिया में कॉल डिटेल्स दिखाकर दिवंगत त्विषा शर्मा को बदनाम करने और उनके चरित्र पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन हरकतों को बेहद गंभीरता से लिया। अदालत ने आरोपी और पीड़ित दोनों पक्षों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वे मीडिया में बयानबाजी बंद करें, कोई भी अपनी कहानी टीवी पर ना सुनाए, बल्कि जो भी कहना है सीधे जांच एजेंसी के पास जाकर अपना बयान दर्ज कराए। इसके अलावा मामले में एक और बड़ा मोड़ आ सकता है। त्विषा शर्मा के परिवार के वकील ने अदालत को संकेत दिए हैं कि वे इस पूरे मुकदमे की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इसे मध्य प्रदेश से बाहर किसी अन्य राज्य में ट्रांसफर करने की मांग कर सकते हैं। इस पर सीजेआई ने हरी झंडी देते हुए कहा कि कानूनन इस पर कोई रोक नहीं है। पीड़ित परिवार जब चाहे इसके लिए ट्रांसफर पिटीशन दाखिल कर सकता है। आपको बता दें कि पूरा विवाद 12 मई को शुरू हुआ था, जब भोपाल के पौष इलाके कटारा हिल्स में स्थित ससुराल की छत पर 33 साल की मशहूर मॉडल और एक्टर त्विषा शर्मा का शव फंदे से लटका हुआ मिला था। त्विषा के मायके वालों का सीधा आरोप है कि उनकी बेटी को ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया और उसकी मौत के जिम्मेदार वही हैं। वहीं दूसरी तरफ आरोपी ससुराल पक्ष का कहना है कि त्विषा डिप्रेशन और नशे की लत से जूझ रही थी, जिसके कारण उन्होंने ये आत्मघाती कदम उठाया। फिलहाल अब जब केस डायरी सीधे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के हाथों में जा चुकी है, तो ये साफ है कि रसूख और प्रभाव की दीवारें अब ढहने वाली हैं। क्या त्विषा शर्मा को इंसाफ मिलेगा? क्या उनकी मौत के पीछे छिपा खौफनाक सच बाहर आ पाएगा? सुप्रीम कोर्ट की इस हुंकार ने साफ कर दिया है कि अब कोई भी दोषी, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना बैठा हो, कानून के लंबे हाथों से बच नहीं पाएगा। आने वाले दिनों में सीबीआई का ये एक्शन और भी ज्यादा बड़े खुलासे करने वाला होने जा रहा है। तो आज खबरें अब तक में आपने देखा कि देश की सियासत और कानूनी गलियारों में किस तरह का बड़ा भूचाल आया हुआ है। एक तरफ जहां लखनऊ की मैराथन बैठक के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश के दंगल को पूरी तरह से दिलचस्प बना दिया है, वहीं दिल्ली में राहुल गांधी ने संसद से लेकर सड़क तक की लड़ाई को बेहद तीखा कर दिया है। उधर असम में हेमंत बिस्वा शर्मा का यूसीसी का दाव और भोपाल के त्विषा शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट की हुंकार के बाद सीबीआई का एक्शन, ये साफ बताता है कि आने वाले दिन देश की राजनीति और न्याय व्यवस्था के लिए कितने बड़े और निर्णायक होने वाले हैं। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों और उनके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। नमस्कार।